आज हम इस वीडियो में एमजीआर के बारे में बात करेंगे, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। एक कान से बहरे हुए और गले में फंस गई गोली। एमजीआर खुद जख्मी हालत में घर से बाहर निकले और ड्राइवर से अस्पताल ले जाने के लिए कहा। वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स को लगा कि वो शूटिंग में जख्मी हुए हैं। वहीं ड्यूटी सर्जन डॉक्टर इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चूंकि एमजीआर बिना मेकअप और विग के थे, ऐसे में वो उन्हें पहचान नहीं सके। एमजीआर को इमरजेंसी में तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बावजूद उनका कान ठीक नहीं हो सका और उन्हें दाहिने कान से सुनाई देना बंद हो गया। गोली उनके गले में फंस चुकी थी, जिससे उनकी आवाज भी पूरी तरह बिगड़ गई थी। संयोग से एमआर राधा को भी रोयापट्टा हॉस्पिटल में ही ले जाया गया था। वहीं दोनों को एक ही दिन एक ही एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां दोनों का इलाज एक ही सर्जन ने किया था। 50,000 लोगों की भीड़ और मातम का शोर। जैसे ही एमजीआर को गोली लगने की खबर आई तो 1 घंटे में ही 50,000 फैंस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। लोग सड़कों पर मातम मना रहे थे और रोने चीखने की आवाज़ों से सड़कें गूंज रही थीं। भीड़ इतनी थी कि पुलिस और दूसरी गाड़ियां भी अस्पताल के नज़दीक नहीं जा पा रही थीं। भीड़ रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। शहर में मातम ऐसा था कि बड़ी संख्या में दुकानें बंद हो गई थी और कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। जैसे ही फैंस को पता चला कि राधा ने एमजीआर पर गोली चलाई है तो भीड़ उसके घर पहुंच गई और लोगों ने घर में काफ़ी तोड़फोड़ मचाई। एमजीआर 6 हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहे और उन सभी दिनों अस्पताल के बाहर भीड़ का यही आलम था। एमजीआर पर गोली चलाने वाले राधा को पहले 7 साल की सजा हुई, लेकिन बाद में सजा कम कर दी गई थी। फैंस और डीएमके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी ये तस्वीरें पूरे शहर में फैलाई। फायदा ये रहा कि 1967 में एमजीआर पूरे 27,000 वोटों से विधायक बने। ये मद्रास के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले विधायक थे। अन्नादुरई की मौत के बाद जब एमजीआर ने डीएमके पार्टी में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी छोड़ने के बाद एमजीआर ने अपनी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम बनाई, जिसे बाद में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नाम दिया गया। ये डीएमके की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। 1977 में बने तमिलनाडु के सीएम। एमजीआर की पार्टी ने 1977 में 234 में से 130 सीटें हासिल की और एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। कुछ सालों बाद एमजीआर ने जयललिता को कॉल किया और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने की बात कही। सालों बाद एमजीआर की आवाज़ सुन रही जयललिता झट से मान गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और एमजीआर को जयललिता को पद से हटाना पड़ा। एमजीआर ने जयललिता को हर कदम पर साथ में रखा। शायद यही कारण था कि एमजीआर की मौत हुई तो जयललिता 21 घंटों तक उनके शव के पास खड़ी रही। अक्टूबर 1984 में एमजीआर की किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक भी आया और स्ट्रोक से हालत नाजुक हो गई। इन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। इलाज के दौरान जयललिता उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें एमजीआर से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। जयललिता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खत लिखकर एमजीआर से मिलने की मांग की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही एमजीआर की बिगड़ी हालत का आम आदमी को पता चला तो यह खबर सुनकर 13 फैंस ने आत्महत्या कर ली। एमजीआर को ऐसी हालत में देखना भी चाहने वालों के लिए मंजूर नहीं था। मास हिस्टीरिया के कई मामले सामने आए। वहीं 100 से ज़्यादा फैंस ने अस्पताल और घर में टेलीग्राम भेजकर अपनी किडनी देने की इच्छा जाहिर की। कई टेलीग्राम में डॉक्टर्स को धमकी दी गई कि अगर एमजीआर को नहीं बचाया गया तो अस्पताल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक ने अपना दिमाग दान करने की बात कही तो वहीं एक ने लेटर लिखकर कहा कि तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक एमजीआर ठीक नहीं होते, जब तक डॉक्टर उसे यह नहीं बता दे कि एमजीआर सुरक्षित हैं। एमजीआर से मिलने पहुंची जयललिता को कर दिया गया था एयरपोर्ट पर बंद। 4 फरवरी 1985 को एमजीआर इलाज के बाद भारत वापस आए तो इन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जयललिता भी इन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए वीआईपी लॉन्च में बंद कर दिया गया। भारत आने के 6 दिनों बाद एमजीआर ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए 10 फरवरी 1985 को शपथ ली। इसके बाद करीब 3 सालों तक इनकी हालत नाजुक बनी रही और उन्हें आए दिन इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ता था। मौत की खबर सुनकर 30 लोगों ने की आत्महत्या, 29 लोगों की दंगों में गई जान। 24 दिसंबर 1987 को 3:30 बजे एमजीआर ने अपने रामावरम गार्डन घर में दम तोड़ दिया। 70 साल के एमजीआर की मौत की खबर ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर ये खबर सुनते ही 30 फैंस ने आत्महत्या कर ली और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। मातम की आड़ में शहरों में दंगे फैल गए।
12 लाख लोग की भीड़ और 10 किलोमीटर लंबी लाइन। एमजीआर के शव को 2 दिनों तक राजाजी हॉल में रखा गया था। यहाँ उन्हें देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। राजाजी हॉल के 10 किलोमीटर तक भीड़ खड़ी हुई थी। महिलाएं सिंदूर पोंछ रही थी, छाती पीट रही थी और सिर पटक पटक कर रो रही थी। मौत पर बंद हो गए थे स्कूल कॉलेज। पुलिस ने दिए थे शूट एंड साइट के ऑर्डर। एमजीआर के अंतिम संस्कार के दिन तमिलनाडु में दंगे भड़के हुए थे। दंगाई दुकानें सिनेमाघरों को निशाना बना रहे थे। करीब 29 लोगों की दंगों में जान चली गई और दंगे रोकने की कोशिश करे 40 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जब मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रशासन ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। शहर भर में ऐसा हिंसक माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। 21 घंटों तक एमजीआर के शव के पास खड़ी रही थी जयललिता। एमजीआर की मौत की खबर मिलते ही जयललिता उनके घर पहुंच गईं, तो घर में मौजूद एमजीआर की विधवा जानकी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूछा कि एमजीआर का शव कहाँ रखा गया है, तो उन्हें अपमानित किया गया। जैसे तैसे जयललिता राजाजी हॉल पहुंची, जहां 2 दिनों तक एमजीआर का शव रखा जाना था। जयललिता बिना हटे 21 घंटों तक शव के पास खड़ी रहीं और लगातार रोते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती रहीं। जब एमजीआर का शव मुक्ति वाहन में रखा गया तो जयललिता भी गाड़ी में चढ़ गईं, लेकिन तुरंत ही लोगों ने उन्हें खींचकर उतार दिया। अब हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि एमजीआर के पीछे लोग इतने पागल क्यों थे, अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार क्यों थे एमजीआर के ऊपर फैंस। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।